हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सी प्रोग्राम के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। उस कंपोनेंट का नाम है, जिसको टोकन भी बोलते हैं, उस टोकन का नाम है वेरिएबल्स। ठीक है ना। जैसे वेरिएबल्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, इसको पहले समझ लेना जरूरी है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लेकिन उसमें कुछ भी काम करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक वेरिएबल की, एक कंपोनेंट की जरूरत होती है, जिस कंपोनेंट का नाम होता है वेरिएबल्स। ठीक है ना। वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, वो एट ए टाइम ओनली वन वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसके वैल्यू बदलते रहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उसमें भी हम सबसे पहले वेरिएबल ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब डाटा के अनुसार वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स का टाइप्स जो होता है, वेरिएबल्स टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स। तो ये वेरिएबल का जो टाइप होता है वो मेनली इंटीजर होता है। सबसे पहले हम कैरेक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं, कैरेक्टर। ठीक है ना। जिसके लिए डाटा टाइप यहां बताया जाता है कैर। कैर, ठीक है, कैरेक्टर के लिए। ठीक है ना। उसके बाद इंटीजर होता है, ठीक है ना, जिसको कि INT से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फ्लोट होता है, FLOAT, फ्लोट। ठीक है ना। फ्लोट जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल होता है, सिंगल डाटा टाइप। उसके बाद डबल होता है। ठीक है ना। तो ये सारे डाटा टाइप्स हैं, सी के डाटा टाइप्स हैं। ठीक है ना। आप लोग कैरेक्टर के बारे में जानते हो, कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है। ठीक है ना। इंटीजर 2 बाइट लेता है। ठीक है ना। और ये 3 बाइट लेता है। ठीक है ना। उसी तरह ये 4 बाइट लेता है। ठीक है ना। ये 8 बाइट लेता है और ये 10 बाइट लेता है। बाइट लेता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि डाटा टाइप के अनुसार मेमोरी का भी साइज डिफरेंट हो रहा है। यानी इनको, ये सारे जो वेरिएबल्स के डाटा टाइप हैं, वो डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं। तो उन सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का जो साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है और कितना इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। तो उसके अनुसार हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। और ये अपना वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदलते रहेंगे, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन वैल्यू ये स्टोर करते हैं। ठीक है। अब चूंकि हम लोग जब प्रोग्राम लिखने जाते हैं, तो सबसे पहले हमको लोगों को बताया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहला लाइन एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम
अगर एक प्रोग्राम लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, जैसे यहां पर क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन ये है, अब आप लोग तो प्रोग्राम सी के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को जान रहे हैं कि सबसे ऊपर हेडर फाइल्स होते हैं और उसके बाद एक तो फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम मेन होता है, और उसी फंक्शन के अंदर हम लोगों को जो कुछ भी काम करना होता है उस सबका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी सी लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, और उस सिस्टमेटिक वे में वो हमारे हर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके हमारे अनुसार आउटपुट दे देता है। ठीक है ना। तो आखिर हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे और कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में लिखेंगे, इसका कैसे डिसीजन होगा बाबू? इसका डिसीजन करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग में टूल्स दिया जाता है, टूल्स जिसका नाम है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम अपने वर्क को पिक्टोरियल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करें, ड्रॉ करें, तो ये फ्लो चार्ट कुछ इस ढंग से होगा। जैसे स्टार्ट, यानी किसी वर्क को स्टार्ट करने जाना है, स्टार्ट, उसके बाद हमको चूंकि फॉर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है ना, दो नंबरों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको दो नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं रीड टू नंबर्स ए और बी। ठीक है ना, दो नंबर्स पढ़ लिए। उसके बाद जब दो नंबर आ जा रहा है तो इसको अब हमको ऐड करना होगा। ठीक है ना, ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यानी प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर साइन को में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C इक्वल टू A प्लस B। ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा ये प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है ना, तो इस फाइनली आउटपुट को यानी इस A प्लस B का जो सम हुआ वो सम C डिस्प्ले C, ठीक है ना, C का आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद हम लोग अपने वर्क को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप। ठीक है ना, स्टॉप हो गया। अब इसी को हमको अब C प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना है। जैसे तो हमको पता है कि सबसे ऊपर किसी भी C के प्रोग्राम में सबसे ऊपर क्या होता है, तो हेडर फाइल होता है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन होता है, तो int अपने अपने कंपाइलर के अनुसार कभी हम इसको यहाँ पर वॉइड लिखते हैं और कभी हम इंटीजर लिखते हैं। ठीक है ना, int मेन, ठीक है ना, लिख दिए, और चूंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का सिंबल होगा, और अब हम अपना वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग इंटीजर नंबर स्टोर करने जा रहे हैं, तो int a, b, और यहाँ पर एक तो तीसरा वेरिएबल C दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी यहीं पर हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है ना। जब 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो अब हम लोग अब दो नंबर रीड करने के लिए मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। तो मैसेज किससे डिस्प्ले कराते हैं, तो प्रिंटफ फंक्शन के माध्यम से। आप लोग तो प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, यानी कि प्रिंटफ स्मॉल में लिखते हैं
और उसके बाद जो मैसेज डिस्प्ले कराना है उसको डबल कोट्स में लिख देते हैं। तो इंटर टू नंबर्स, ठीक है ना, 2 नंबर्स, ठीक है ना, डबल कोट्स में इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जब मैसेज शो करेगा तब क्या करेगा, यूजर कीबोर्ड से कुछ ना कुछ वैल्यू को एंट्री करेगा। तो उसके लिए अगर वो वैल्यू कुछ इंटर कर रहा है तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है, जो कि रीड करता है। प्रिंटफ से राइट होता है और स्कैनफ से रीड होता है, ठीक है ना। तो इसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रिंग में डाटा डिस्क्रिप्टर दे देते हैं। तो चूंकि 2 वैल्यू हमको पढ़ना है और वो भी इंटीजर टाइप का पढ़ना है, तो इंटीजर के लिए डाटा डिस्क्रिप्टर क्या होता है, तो %d होता है। चूंकि 2 इंटीजर पढ़ना है इसलिए हम लोग 2%d लिख रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, उस वेरिएबल का एड्रेस जहां पर वैल्यू को स्टोर करना है। तो ए और बी में हमको वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, चूंकि वैल्यू स्टोर हो गया ए और प्लस बी में, तो अब ए प्लस बी का जोड़ हमको सी को असाइन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अब चूंकि ये प्रोसेसिंग होके सी में स्टोर हो गया, ए और बी का वैल्यू जोड़ होके सी में स्टोर हो गया, तो हमको इसको मैसेज में शो करा देना है, यानी आउटपुट के रूप में शो करा देना है कि प्रिंटफ सम इक्वल टू सम इक्वल टू, ठीक है ना। और डाटा डिस्क्रिप्टर देते हैं किस टाइप का, चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर में डिस्प्ले कराने के लिए, यानी सी, ठीक है ना। और उसके बाद रिटर्न 0 लिख देते हैं और ये क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहला लाइन, हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके बाद ये सारे जो स्टेटमेंट है ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सी का जो प्रोग्राम होता है हर इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में रहता है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि चूंकि 2 नंबर हमको पता होना चाहिए, यानी जोड़ने के पहले 2 नंबर पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैसेज शो करा दिया, ठीक है ना। ये इंटरफेस हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कि मैसेज शो करा दिया। तो इंटर 2 नंबर जैसे ही मैसेज शो करता है, ये जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट किसी इस तरह से होगा। आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना, आउटपुट होगा सबसे पहले ये मैसेज शो करेगा इंटर 2 नंबर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। तो मान लेते हैं यूजर क्या किया कि यहाँ पर 23 दे दिया और फिर स्पेस बार प्रेस करके 24 दे दिया, 2 नंबर दे दिया। अब ये 23 किस में स्टोर होगा, तो इसमें स्टोर हो जाएगा, और 24 किस में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 23 और 24 को जोड़ देगा, 24 को जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी सी में 7 और 4 यानी 47 स्टोर हो जाएगा। और उसी 47 को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करा दे रहे हैं, यानी सम इक्वल टू 47 ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 चीज जानना जरूरी है। यहाँ पर एक तो प्रिंटफ फंक्शन है और ये स्कैनफ फंक्शन है। ये कैसे हम पता चल रहा है कि हमको ऐसे ही लिखना है, तो इसको कहते हैं, इसके बारे में हमको प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटेक्स जानना होगा, यानी कैसे बनावट। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर भी सिंटेक्स पढ़े होंगे कि वाक्य की बनावट कैसे होनी चाहिए। वाक्य के बनावट के अनुसार उस वाक्य का सेंस बदलता है, ये तो आपको पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम है तो ये सारे प्रिंटफ और स्कैनफ बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका कि अपना सिंटेक्स होता है, यानी बनावट होता है, ठीक है ना।
और उसी बनावट के अनुसार हमको लिखना होता है, तब जाके वो पार्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर वैसे नहीं लिखेंगे तो ये एरर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटेक्स जान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोग रन करा लेते हैं, ठीक है। उसको रिज्यूम शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाके थोड़ा सा एडिटर के सेटिंग चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को देख प्रॉपर ढंग से दिखे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, यानी मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये बड़ा बड़ा दिखाई दे आपको, ठीक है। जूम कर दे रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद int main, प्रोग्राम लिखने के दौरान हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर किसी तरह का एरर होता है तो कम से कम समय में हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, INTA कॉमा ठीक है। उसके बाद अब वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, अब मैसेज हमको शो कराना है। तो मैसेज शो कराने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंटफ, ठीक है ना। चूंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का तो होगा ही, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डबल कोट्स में, यानी जो भी मैसेज हमको शो कराना है हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंटर टू नंबर्स, ठीक है। ये मैसेज शो कर देगा। उसके बाद अब इस मैसेज के शो दिखाने के बाद यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से कुछ ना कुछ एंट्री करेगा, कोई नंबर एंट्री करेगा। तो उसको रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है, SCANF, स्कैनफ फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम तो लिख दिए। अब इसको हमको कंपाइल करना होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूशन शॉर्टकट की के माध्यम से भी करेंगे, शॉर्ट कमांड्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, या मेनू के माध्यम से भी हम लोग चाहें तो काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। अभी इसको शॉर्टकट में माध्यम से कंट्रोल F9 प्रेस करने पर यह कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम।
ठीक है, किसी तरह का एरर नहीं है, सब कुछ एकदम सही सही है, सब जीरो है। अब इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर मैसेज क्या शो कर रहा है, इंटर 2 नंबर्स, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम 2 नंबर्स डाल रहे हैं, पहला 23 और उसके बाद स्पेस बार प्रेस कर देते हैं तो 24 का एंट्री करते हैं और इंटर की प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि सम इजकल टू 47, ठीक है ना। आउटपुट 47 आपका हो गया, ठीक है ना। और उसके नीचे प्रोसीड रिटर्न, प्रोसेस रिटर्न 0 दे रहा है, यानी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम क्या दिखा रहा है, 15 सेकेंड, और ये डिसिमल में दिखा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ की ज़रूरत है तो प्रिंटफ फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है, तो राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, राइटिंग के लिए। और स्कैनफ का यूज किया जाता है रीडिंग के लिए, ठीक है ना। कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। और स्कैनफ फंक्शन भी 2 पैरामीटर लेता है, तो पहला पैरामीटर कंट्रोल स्ट्रिंग है और दूसरे क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।